Hello everyone, welcome to Sriram's IS. I hope everybody is doing good. Things are fine at your place. Let's start with today's session where we'll cover these articles. Let me give you a quick brief. हम आज क्या कवर करेंगे? अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के बारे में बात करेंगे. प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग ऑफ अंडर ट्रायल ऑन बेल मेंस के लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. पेपर 2 से भी कनेक्ट कर सकते हो. माधव नेशनल पार्क एंड रेड ब्रेस्टेड फ्लाई कैचर, ये दोनों प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. ये तो पता ही चल रहा है नेशनल पार्क है, ये एक बर्ड है, ठीक है, माइग्रेटरी बर्ड है. एंड लास्ट विल डिस्कस लैंड डिग्रेडेशन, जीएस पेपर 3 मेंस. सो दिस विल बी आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन. जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको क्लैरिटी आती जाएगी. You can trust the platform, you can trust the quality content that is being shared with you. Sriram's IS is serving the nation since 1985. So we are offline and we are online as well. You can share these sessions with your friends, those who are preparing for UPSC, SSC, state PCS, because these sessions are relevant for every exam. ठीक है. Now लेट्स मूव टू द फर्स्ट आर्टिकल. इधर उधर की कोई बात नहीं करते हैं, सिंपली पहला आर्टिकल लेते हैं. हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने एक रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की एक रिपोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट्स सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग रिपोर्ट प्रिजन इन इंडिया, इसको अनवील किया. और ये रिपोर्ट कहती है कि हमें सबको पता है कि कितनी ओवर क्राउडिंग जेलों में भी हो चुकी है. इस टाइम जेल्स भी पूरे फुल हो चुके हैं. क्राइम मत करो. तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इसका एक सॉल्यूशन है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक प्रिजनर ट्रैकिंग. इसके बारे में आज ये आर्टिकल बात कर रहा है. ठीक है. सो ये रिपोर्ट कह रही है कि ओवर क्राउडिंग इंडियन प्रिजन्स में एक बहुत ही क्रिटिकल इशू है. मतलब आप देखिए कि ऑक्यूपेंसी रेट एज ऑफ दिसंबर 2022 इट इज ऑफ 131.4%. राइट. सो वो कहते हैं कि कोस्ट इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव इस टाइम पे जो है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग. अब इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसके क्या चैलेंजेस हैं, वो सब कुछ हमें आज डिस्कस करना है. तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग का फायदा ये है कि एक तो ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग होगी तो ओवर क्राउडिंग जो होगी वो कम हो जाएगी प्रिजन्स के अंदर. ठीक है. जैसे जो अपने ट्रायल या जजमेंट के लिए वेट कर रहे हैं अभी, तो आप उन्हें जेल से बाहर निकाल दीजिए, लेकिन उनके पास एक डिवाइस आप उनके साथ लगा लीजिए जहां पर आप उनकी ट्रैकिंग करते रहेंगे. इट इज अ वे टू लो रिस्क, टू लेट दोज लो रिस्क प्रिजनर्स आउट ऑफ जेल, पर फिर भी आपने उन पर निगरानी रखी हुई है. फायदा यही है कि इतने सारे लोग इस टाइम पे जेल में हैं. दिसंबर 2022 के मतलब उसके हिसाब से आपने देख भी लिया क्या कैपेसिटी हो रखी है. तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग जो होगा, जो मॉडरेट रिस्क प्रिजनर्स लगा लीजिए, जो लो रिस्क हैं, जिन पे अभी अंडर ट्रायल, डाटा अंडर ट्रायल हुआ, दे कैन स्टे एट होम और इन द कम्युनिटी इंस्टेड ऑफ द जेल. थोड़ा सा प्रिजन में भी स्पेस मिल जाएगा आपको, तो ओवर क्राउडिंग कम हो जाएगी. कोस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन भी है. मतलब अगर आप एक प्रिजनर पे अगर आप कोस्ट देखें ना, तो 1 लाख रुपए 1 साल का लगता है एक प्रिजनर के ऊपर. और वही इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकर की जो कोस्ट है वो नियरली 10,000 से 15,000 के पास है. तो सरकार अपना बहुत पैसा सेव भी कर सकती है ऑन प्रिजन्स कोस्ट ऑल्सो, जो कि एक इंपॉर्टेंट बात है. तीसरा जो है वो कह रहे हैं कि बेटर रिहैबिलिटेशन, इट विल इंप्रूव रिहैबिलिटेशन ऑल्सो. क्योंकि when a prisoner is allowed to stay in the community और आप उनको इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकर के थ्रू मॉनिटर भी कर रहे हैं, तो इट कैन हेल्प देम टू रिहैबिलिटेट बेटर. वो अपने एजुकेशन पे, वर्क पे काम कर सकते हैं. दे कैन कंटिन्यू एंड दे कैन स्टे कनेक्टेड टू देयर फैमिलीज ऑल्सो. सोसाइटी में वापस से रीइंटीग्रेट होंगे, एक नॉर्मल लाइफ जिएंगे, लेकिन साथ ही साथ मॉनिटर भी हो रहे हैं. इसमें हम जब मैं चैलेंज पे बात करूंगी ना, इस पॉइंट को हम डेफिनेटली लेंगे, दिस पॉइंट की क्या सोसाइटी में जो इंटीग्रेशन है वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा. राइट. सो enhanced monitoring also. Yes, electronic tracking एक reliable way है to monitor the people who are out on bail to ensure कि वो rules follow कर रहे हैं and they are not committing crime. तो overall better monitoring और safety भी होगी. तो overall electronic tracking के फायदे यही हैं कि less crowded prisons हो जाएंगे, पैसा भी बचेगा, rehabilitate भी हो गई और better safety भी हो गई. लेकिन दिक्कत भी है. challenges क्या है वो डिस्कस करते हैं. यहीं पे मैं आपके लिए मेंशन कर देती हूँ. सॉरी जस्ट अ सेकेंड, लेट मी टेक पेन फॉर यू. हाँ जी, चैलेंजेस की बात करते हैं. अब चैलेंजेस तो पहला तो ना प्रिवेसी कंसर्न ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है. दैट इज अ कंसर्न. पर्सन की प्रिवेसी इन्वेड होती है. मतलब अगर आप, इफ समवन इज ऑलवेज बीइंग वॉच्ड बाय अ डिवाइस,
तो पर्सनल स्पेस इज बीइंग इन्वेडेड, वॉयलेट देयर राइट, राइट। तो यहाँ पर एक तो प्राइवेट लाइफ वाली बात होगी, प्रिवेसी कंसर्न्स हो गए। दूसरा, क्योंकि हम किसी एक टेक्नोलॉजी तो है, तो अगर आप उस पर डिपेंडेंट हो तो क्या टेक्नोलॉजी रिलायबल इतना है, क्या पता वो डिवाइस खराब हो जाए, या फिर यू कैन से इट माइट स्टॉप वर्किंग, देयर माइट बी अ सिग्नल प्रॉब्लम, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मॉनिटर द पर्सन, राइट। सो फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग टू वर्क वेल, टेक्नोलॉजी मस्ट बी वेरी रिलायबल। फिर ह्यूमन राइट रिस्क ये भी है, मतलब या इट माइट बी यूज्ड टू मच और इट माइट बी मिसयूज्ड। सो फॉर एग्जाम्पल, पीपल माइट बी ट्रैक्ड मोर देन नेसेसरी, है ना। तो आप लगा लीजिए इट इज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट रेदर देन अ टूल टू इंश्योर सेफ्टी, ये भी हो सकता है। तो बहुत ही ज्यादा क्लियर गाइडलाइंस होने की जरूरत है टू मेक श्योर कि ये फेयरली यूज हो। फिर उसके बाद एक सोशल स्टिग्मा भी अटैच है। आप यहाँ पर रिहेबिलिटेशन की बात कर रहे हो, लेकिन जो बंदा जिसके पास जिसने वियर कर रखा है दिस इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग डिवाइस को, बंदे दूसरे उसको जज करेंगे, सोशल स्टिग्मा जुड़ा है, दे विल बी ट्रीटेड डिफरेंटली बाय द सोसाइटी, जो उनकी मेंटल हेल्थ को भी इफेक्ट कर सकता है। They might feel isolated, they might feel embarrassed because others know they are being monitored. तो reintegrate करना society में it might be hard as well, right? So these are certain challenges जो इसके साथ साथ जुड़ के आती हैं। We need to, अगर आपसे पूछे कि फिर आप हमें solutions बताइए, see we need to balance privacy and efficiency. We need to clear the rules. Legal protection should be put in place. Regular checks should be done to make sure कि system is working properly also and it is not violating anyone's right as well, right? So एक equitable और scalable implementation जरूरी है यहाँ पर, ठीक है जी। तो ये था आपका ये आर्टिकल। चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर जो बात कर रहा है UIDF की। हाल ही मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने लोकसभा के अंदर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन दिस मिनिस्ट्री इन्फॉर्म द गवर्नमेंट कि हमने ये एक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो है ये सेटअप करा है। कैसे किया है? थ्रू द यूज ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग शॉर्टफॉल। देखो बैंक्स के पास ना कुछ ऐसा, मतलब आप लगा लीजिए बैंकों को के लिए कुछ प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं जहाँ पर आपको यहाँ पर लोन देना रहेगा, लेकिन वहाँ कभी कभी अगर आप इतनी जो लेंडिंग नंबर चाहिए आपने उतना नहीं किया है तो कुछ पैसा बच जाता है, राइट। तो वो पैसे से आपने दिस अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड इज क्रिएटेड। देखो सेम वैसा है जैसे हमारा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, वैसा ही अर्बन वाला है जो कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करवाएगा इन टीयर 2 एंड इन टीयर 3 सिटीज। तो ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग शॉर्टफॉल, उसके यूज से ये फंड एस्टैब्लिश हुआ है। पब्लिक एजेंसीज इसको यूज करेंगी ताकि आप अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में। जो स्टेट गवर्नमेंट्स और यूटीज के एफर्ट्स हैं उसमें सप्लीमेंट कर रहा है ये। इसका मकसद ही यही है कि आप अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे जो काम कर रहे हैं, जो वर्क चल रहा है उसको सप्लीमेंट किया जाए। कैसे? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, अर्बन लोकल बॉडीज हैं, उनको एक स्टेबल और एक प्रिडिक्टेबल सोर्स मिल जाए ऑफ फाइनेंसिंग, ताकि वो बेसिक सर्विसेज हैं, एजुकेशन है, वेस्ट मैनेजमेंट है, पानी की सप्लाई ढंग से हो, सीवरेज, सैनिटेशन, ड्रेन्स की इम्प्रूवमेंट, कंस्ट्रक्शन, ये सारा कुछ देखते हैं। तो उसके लिए फाइनेंसिंग चाहिए और वो भी एक स्टेबल और प्रिडिक्टेबल यहाँ से मिल सकती है। और दिस फंड इज मैनेज्ड बाय नेशनल हाउसिंग बैंक। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जा सकता है। इनिशियल कॉर्पस है 10,000 करोड़ का। बाकी मैंने आपको बताया ही है, जैसे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है उसी लाइंस पे ये भी एस्टैब्लिश्ड है, राइट। देखो स्टेट्स विल बी एनकरेज्ड टू गेट द रिसोर्सेज। स्टेट्स को जैसे रिसोर्सेज मिलते हैं फ्रॉम द ग्रांट्स ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन, एग्जिस्टिंग स्कीम्स भी हैं, तो दे adopt appropriate user charges while accessing this fund also. अभी ये जो फंड है it will cover 459 tier 2 cities और 580 tier 3 cities. जब मैं इंटरेस्ट रेट की बात करती हूँ on these UIDF loans, तो it is capped at bank rate minus 1.5%. जो प्रिंसिपल है, the loan प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, that will be repayable 5 equal installments में पूरे साल में, 7 साल के अंदर रीपेबल है, और साथ ही साथ 2 साल का आपको मॉरेटोरियम पीरियड भी मिल रहा है। एंड इंटरेस्ट विल बी पेएबल, वो क्वार्टरली बेसिस पे होगा, ठीक है। तो कुछ फैक्ट्स थे जो आप ध्यान में रखिए, इसमें कुछ समझने जैसा नहीं है। डायरेक्ट प्रीलिम्स में स्टेटमेंट पूछी जा सकती हैं और आप सीधा सीधा आंसर कर दीजिएगा।
पॉलिटी में कोई डाउट आ रहा है, डोंट वरी, देयर आर सेशंस फॉर यू अवेलेबल, लेट अदर्स नो ऑल्सो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, नॉट अ सिंगल रुपीज बीइंग चार्ज, तो टेक द बेस्ट यूज ऑफ इट, प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, ठीक है। तो आप रेफर कर सकते हो, जिसमें बहुत अच्छे से कंप्लीट पॉलिटी कवर करवाई हुई है। साथ ही साथ बाकी अदर सेशंस भी चल रहे हैं प्लेटफॉर्म पे, अदर करंट अफेयर सीरीज आर गोइंग ऑन। किसी एक सिंगल टॉपिक पे अगर आपको जानकारी लेनी है तो अदर फैकल्टीज आर टेकिंग दीज सेशंस, इसीलिए बोल रही हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए ऑफ एवरी सेशन, एंड इट विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन, ठीक है। ये दिख रहा है, इसके बारे में बात करनी है। इसका नाम है रेड ब्रेस्टेड फ्लाई कैचर बर्ड, जो ईस्टर्न यूरोप से माइग्रेट करता है, क्योंकि बहुत हार्श विंटर्स होती है वहाँ पर, तो ठंडी के टाइम पे वो आ जाता है इधर, और माइग्रेटरी बर्ड है। इट वॉज अभी रिसेंटली फाउंड इन हैदराबाद अमीनपुर लेक। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। साइंटिफिक नेम है फिसिडुला पार्वा। 11 से 12 सेंटीमीटर का ये बर्ड है, और ये आपको बेसिकली पीपल और बनियन ट्रीज जो हैं वहाँ पर ये आपको ओकेजनली इट इज़ फाउंड देयर। तो अगर आपसे पूछे, देखो ये बर्ड के जो बर्ड है, जैसे मैंने आपको बताया ईस्टर्न यूरोप से आया, फिर यहाँ पर ये एक विंटरिंग साइट हो गई, एक स्टॉप ओवर लगा लीजिए, राइट। तो ये जब ऐसे बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स आते भी हैं ना, तो आप उस लेक की इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि वो लेक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक हैबिटेट हो गया माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए। और अगर बर्ड्स नहीं आए तो इसका मतलब आप चीज़ें खराब कर रहे हैं, अपने एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस नहीं मेंटेन हो रखा, राइट। सो ऐसे स्पीशीज का होना यहाँ पर, ये रिफ्लेक्ट करता है इकोलॉजिकल हेल्थ को, रिच बायोडाइवर्सिटी को। तो एक क्रिटिकल एरिया हो जाता है वो भी, जिसको कंजर्वेशन एफर्ट्स की ज़रूरत है, राइट। यू नीड टू मेक श्योर कि वो हैबिटेट कंजर्व रहे, ठीक है जी। सो ये जो बर्ड्स हैं, दे आर स्पॉटेड इन आवर सिटीज, अर्बन गार्डन्स के अंदर, जहां पर ये फीड करते हैं ऑन स्मॉल फ्रूट्स। जो मेल बर्ड्स हैं, दे हैव अ वेरी ब्यूटीफुल रेडिश ऑरेंज पैच अपने थ्रोट पे, जो उनके अपर चेस्ट तक जाता है। फीमेल बर्ड्स जो हैं, दे आर मोस्टली ब्राउन ऑल ओवर, तो दे आर लेस कलरफुल देन मेल्स। आप ऐसे भी लगा सकते हैं, हालांकि यूपीएससी अपीयरेंस पे जाएगी नहीं, बट यू नेवर नो, वेरी अनप्रिडिक्टेबल। अब जो टोज हैं, 3 toes point forward, 1 points backward, तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, मतलब दे आर अरेंज इन अ वेरी स्पेशल वे, राइट। सो माइग्रेशन की बात मैंने आपके साथ कर दी है, और थोड़ा सा और देख लेते हैं माइग्रेशन को लेके। तो माइग्रेट करते हैं ईस्टर्न यूरोप से, ताकि वो अपने हार्श विंटर को वहाँ से छोड़ के आते हैं, और यहाँ एक मॉडरेट टेम्परेचर में रहते हैं, अच्छा खासा खाना मिल जाता है उनको। ये जो बर्ड्स हैं, ये ब्रीड करते हैं फ्रॉम स्प्रिंग टू समर। डेसिडियस मिक्स फॉरेस्ट जो है ईस्टर्न यूरोप के और सेंट्रल एशिया के अक्रॉस, वहां पर विंटर मंथ्स में बोलो तो सितंबर टू मार्च ये माइग्रेट करते हैं टू वुडलैंड्स, पार्क्स, रोड साइड ट्रीज ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये आपको विंटर सीजन में अक्टूबर से लेकर मार्च तक में पेनिनसुलर इंडिया में देखने को मिलेंगे, और अभी IUCN स्टेटस लीस्ट कंसर्न है, तो टेंशन की बात नहीं है, ठीक है जी। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट आर्टिकल, और ये नेक्स्ट आर्टिकल कंप्लीट मैप बेस्ड प्रैक्टिस है, जितना करोगे उतना फायदा होगा। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने एक इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है बाय गिविंग इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू डिक्लेयर माधव नेशनल पार्क, दैट इज लोकेटेड इन शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, एज अ टाइगर रिजर्व। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पड़ता है, देखो इधर अरावली रेंज पड़ती है, विंध्यास रेंज हो गई है, इधर पन्ना नेशनल पार्क है, राइट। इधर बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, संजय नेशनल पार्क, सतपुरा रेंज है इधर। तो ये आपको थोड़ा सा मैप में देखना पड़ेगा। यहाँ पर और मैकाल रेंज आ रही है, महादेव रेंज है, तो इधर देयर आर डिफरेंट रेंजेस, और ये नर्मदा सोन वैली है, सतपुरा नेशनल पार्क भी यहीं है। सो यू हैव टू लुक इनटू द मैप। आज आपको मध्य प्रदेश घूमना है, और पूरे MP के जितने भी नेशनल पार्क्स और रेंजेस हैं, यू हैव टू कवर इन डिटेल। आसपास में भी देखो, नॉर्थ साउथ कैसा है, ईस्ट वेस्ट कैसा है, ये आपको देखना पड़ेगा। क्या वो सेम लॉन्गिट्यूड पे है, सेम लैटिट्यूड पे है, कौन सी नदी बह रही है वहाँ से, अच्छा वो कौन सा कॉरिडोर बनाते हैं, दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। मध्य प्रदेश का बॉर्डर किस किस के साथ लगता है, इतना तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो ये सारे सवाल मन में आने चाहिए, और फिर इनका जवाब आपको मालूम होना चाहिए। और ये जवाब सिंपल है, 2 मिनट लगेंगे, बस एक बार मैप देखना है, सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी।
माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर है, और विंध्याचल हिल्स मैंने आपको दिखाई थी ना, वहीं पर ये पड़ता है। ठीक है, तो इन डिटेल इसके बारे में जान लेते हैं। सेंट्रल हाईलैंड्स के नॉर्दर्न एज पर है, और हिल्स हैं, प्लेटोज हैं, वैलीज पड़ती हैं। लेक्स यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, साखेर सागर और माधव सागर। ठीक है, बहुत वैरायटी है एक्वेटिक लाइफ की, और रिवर्स भी यहाँ से बहती हैं, तो यू कैन सी द कैचमेंट एरिया ऑल्सो। अमर नदी है, सिंध नदी है, जो कि इस पर्टिकुलर नेशनल पार्क से गुजरती है। अगर आप इस पार्क के ईस्टर्न पार्ट में देखेंगे तो वहां आपको विंध्या सिस्टम ये देखने को मिलेगा, विच आर मोस्टली सैंडस्टोन, शेल, लाइमस्टोन्स। वेजिटेशन यहाँ पर मध्य प्रदेश में कैसी वेजिटेशन है? नॉर्दर्न ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस मिक्स फॉरेस्ट, ड्राई थॉर्न फॉरेस्ट, ये सारी वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगी। कुछ प्लांट्स हैं और कुछ एनिमल्स हैं, लेपर्ड, वॉल्फ, जैकल, चिंकारा, नीलगाय, वाइल्ड डॉग, ये सारे स्पीशीज आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। मैप में देख लीजिएगा प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट। साथ साथ कवर करते जाओगे तो फायदा हो जाएगा। लास्ट के ये जो 5-6 महीने बचे हैं, अब थोड़ा प्रीलिम्स ओरिएंटेड ज़्यादा हो जाइए। हालांकि जिनको कॉन्फिडेंस है कि हमारा एप्टीट्यूड अच्छा है और हम मतलब प्रीलिम्स हर बार निकल जाता है, अगर कोई ऐसा है कि जो अपने अटेम्प्ट्स बाद में दे रहा है, तो मतलब किसी का सेकंड थर्ड अटेम्प्ट भी हो सकता है ना, सो आप ठीक है जनवरी ऑनवर्ड्स, तो जनवरी ऑनवर्ड्स तो सबको शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन अभी आई वुड से थोड़ा सा, जहाँ 50-50 या 40-60 चल रहा था, 60% मीन्स 40% प्रीलिम्स, अब अपनी प्रिपरेशन 70% प्रीलिम्स एंड 30% मीन्स कर दीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं होगा तो मीन्स कैसे लिखोगे अब? तो इसीलिए अब थोड़ा प्रीलिम्स ओरिएंटेड भी होना पड़ेगा। तो ऐसे सवाल प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन हैज़ रिलीज्ड अ रिपोर्ट। तो UNCCD ने एक रिपोर्ट रिलीज करी है, दैट इज स्टेपिंग बैक फ्रॉम द प्रेसिपिस ट्रांसफॉर्मिंग लैंड मैनेजमेंट टू स्टे विद इन प्लानिटरी बाउंड्रीज। बेसिकली बात कर रहे हैं लैंड मैनेजमेंट की, लैंड डिग्रेडेशन की। लैंड डिग्रेड होना नाम से ही पता चल रहा है। क्या होता है लैंड डिग्रेड होना मतलब आप वहां पर अब कुछ उगा नहीं सकते हो। लैंड इज बिकमिंग लेस फर्टाइल, less useful for growing the food, for supporting wildlife, for holding the forest। क्यों? डिफॉरेस्टेशन की वजह से ओवरग्रेजिंग हो गई, अर्बनाइजेशन इतनी हो गई। तो ये जो डिग्रेडेड लैंड है, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू क्लाइमेट चेंज, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, दैट इज अ प्रॉब्लम ना। फूड इनसिक्योरिटी होगी, वाटर शॉर्टेजेस होंगी, कितने मिलियंस ऑफ पीपल की लाइवलीहुड अफेक्ट होती है, स्पेशली रूरल एरियाज के अंदर। सो ये रिपोर्ट कहती है कि जिस तरीके से वी आर मैनेजिंग लैंड, तो उसमें बहुत बड़े बड़े अब चेंजेस लाने चाहिए। सस्टेनेबल फार्मिंग करनी पड़ेगी। यू हैव टू अडॉप्ट सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट, रिड्यूस द एक्टिविटीज दैट हार्म द सॉइल एंड इकोसिस्टम। दीज चेंजेस आर नीडेड टू इंश्योर कि वी स्टे विद इन द प्लैनेट्स सेफ एनवायरमेंटल लिमिट्स, राइट। सो लैंड डिग्रेडेशन आई होप क्लियर हो गया। लैंड डिग्रेडेशन क्या होती है, लैंड डिग्रेडेशन के क्या कॉजेज हैं? 4-5 कॉजेज पता होने चाहिए। 2-3 मैं बताती हूँ, 2 आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अनसस्टेनेबल फार्मिंग, जब आप इतने पेस्टिसाइड्स, इतने फर्टिलाइजर्स आप यूज कर रहे हो, इट विल डैमेज द सॉइल। इरिगेशन प्रैक्टिसेस पुअर हैं, वेस्ट मतलब इट विल हार्म द सॉइल्स हेल्थ, पहला कॉज। दूसरा, क्लाइमेट चेंज, टेम्परेचर बढ़ रहा है, अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल हो रही है, दे विल मेक द लैंड ड्राई, लेस फर्टाइल। ग्लोबल वार्मिंग क्या करती है, इट विल इंक्रीज सॉइल इरोजन ऑल्सो। तीसरा, सी इफ वी लाइक इट और नॉट, बट वी पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज थिंग्स। अर्बनाइजेशन के चलते यू आर डिस्ट्रॉइंग द नेचुरल हैबिटेट्स लाइक फार्मलैंड्स एंड लाइक फॉरेस्ट, और जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी कम होती है, एनवायरमेंट पॉल्यूट होता है। ठीक है, ये तो हो गए 3 मेजर कॉजेस। ठीक है, क्लाइमेट चेंज, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, सारा बता दिया मैंने। इससे होगा क्या? लाइवलीहुड इम्पैक्ट होगी, मालन्यूट्रिशन, हंगर, फूड इनसिक्योरिटी, राइट, पुअर एयर क्वालिटी, क्योंकि इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी भी इम्पैक्ट होगा, क्लाइमेट चेंज। सो ये सब चीज़ें होंगी। कौन सा रीजन मोस्ट इफेक्टेड है फ्रॉम लैंड डिग्रेडेशन? इफ एनीबडी नोज प्लीज लेट मी नो।
साउथ एशिया, नॉर्दर्न चाइना, दीज आर सम ऑफ द रीजन. जैसे ड्राई रीजन्स, लो इनकम कंट्रीज, ट्रॉपिकल एरिड रीजन्स स्पेशली इन अफ्रीका, they are hit hardest by the land degradation, right? So ये जो आर्टिकल है ना, ये आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ से आप पॉइंट्स ले सकते हैं. और सॉल्यूशंस क्या हैं, कितनी बार पढ़ चुके हैं. सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, रिस्टोर द डिग्रेडेड इकोसिस्टम, एड्रेस दिस अर्बन एक्सपेंशन. जो दिक्कतें हैं उसी को उल्टा कर दो, वही आपके सॉल्यूशंस हैं, राइट? सो दीज आर द पॉइंट्स दैट यू कैन नोट इन योर आंसर्स. मेक योर नोट्स और उसमें ये 4-5 पॉइंट्स लिख लीजिए. अब जैसे लैंड डिग्रेडेशन के आज 4 पॉइंट्स हो गए, सॉल्यूशंस, चैलेंजेस, व्हाट इज लैंड डिग्रेडेशन. फिर कल को आर्टिकल आएगा, फिर इसमें 4 पॉइंट्स और आ जाएंगे, तो वो ऐड ऑन करते जाना, ठीक है? तो लास्ट में आपको रिवाइज करने में बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि एक ही जगह पे लैंड डिग्रेडेशन का पूरा टॉपिक आपके पास होगा विद different points. So this was the whole session for today. I hope things get clear. Still any doubt, you can ask me in the comment section. For more such videos, do subscribe to the channel. This is your mentor Arsu Kakkad signing off. Happy learning. All the best. Thank you.